हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी में। गाइस ये हमारी मेडिवल हिस्ट्री की थर्ड लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम जो गुलाम वंश को खत्म कर देंगे। जी हाँ, पहला लेक्चर अगर आपने गुलाम वंश का नहीं देखा उसको देख लेना भाई। हमने उसमें बताया था इल्तुतमिश के बारे में, बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बताया था, सब कुछ बताया था। इस वीडियो में हम गुलाम वंश के आगे टोटल 11 शासक थे। आगे वाले पहले वाले 3 तो करवा दिए थे, आराम शाह ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश करवा दिए थे मैंने। आगे वाले 8 को करेंगे, कोई नहीं सबके बारे में स्टडी नहीं करना। केवल पहले लेक्चर में हमने 2 के बारे में, ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में स्टडी किया था ज्यादातर। इस बार में केवल क्रम देखेंगे सभी का और सब कुछ ऐसे ट्रिक से कराएंगे। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश के जो है 4 पुत्र थे, ध्यान रखना, उसके पुत्र ही उसके बाद शासक आए। देखो इल्तुतमिश कौन था? गुलाम था। किसका था? ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो आगे क्या हुआ। अब एक बात और ध्यान रखना आप, इल्तुतमिश का फर्दर एक गुलाम था, स्लेव था। कौन था? बलबन था। वो मैं आगे बता दूंगा। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अब इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे, ध्यान रखना, लिखते जाना जरा। इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे। नाम क्या था? फिरोज रुकनुद्दीन, फिरोज रुकनुद्दीन, फिरोज या फिर फिरोज रुकनुद्दीन, फिरोज रुकनुद्दीन, फिरोज रुकनुद्दीन। अब देखते जाना। फिरोज रुकनुद्दीन इसका पहला पुत्र था। दूसरा था, जी हाँ, वो पुत्री थी रजिया सुल्तान। फिरोज रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान। और नेक्स्ट था अपना बहराम शाह, बहराम शाह। और नेक्स्ट था नासिरुद्दीन महमूद। जी हाँ, 4 पुत्र थे इल्तुतमिश के। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इल्तुतमिश था जो है 1211 से 1236 तक रहा, 25 साल राज किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे, फिरोज रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह और नासिरुद्दीन महमूद। अब बात इसके आगे जो है, इसके 4 पुत्रों ने शासित किया। देखो अभी बताता हूँ। इल्तुतमिश 1211 से 1236 में चला गया। अब 1236 में नेक्स्ट था फिरोज रुकनुद्दीन। जी हाँ, इसका पुत्र फिरोज रुकनुद्दीन इसके बाद गद्दी पर बैठता। सबका ऑर्डर एक बार याद करवा दूंगा लास्ट में, लेकिन सबसे लास्ट में सबका ऑर्डर बिल्कुल टिप्स पर होगा, ट्रिक बताऊंगा। अब देखो, फिरोज रुकनुद्दीन इल्तुतमिश के बाद शासक आया। कौन से नंबर का? इल्तुतमिश तीसरे नंबर के शासक थे। पहले थे ऐबक, दूसरे थे आराम शाह, तीसरे थे इल्तुतमिश, चौथे फिर नंबर के शासक आए वो थे फिरोज रुकनुद्दीन। इल्तुतमिश कितने सन में गया था? 1236 में। फिर 1236 में फिरोज रुकनुद्दीन आए। केवल मात्र 7 महीने तक राज किया फिरोज रुकनुद्दीन ने। ये जो है भोग विलास वाला जीवन जीते थे, इसलिए जो है दिल्ली की जनता ने पहली बार, आज तक इतिहास में नहीं हुआ था, ये 13वीं सदी चल रही है, 1200 के लगभग आसपास कर रहे हैं। देखो दिल्ली की जनता ने खुद इसको जो है फिरोज रुकनुद्दीन को पद से हटाकर, दिल्ली के शहंशाह सुल्तान के पद से हटाकर रजिया सुल्तान को खुद जनता ने जो है सुल्तान के पद पर बैठा था। देखो जनता द्वारा चुनी गई प्रथम मुस्लिम शासिका, जनता द्वारा चुनी गई प्रथम मुस्लिम शासिका मतलब और शासिका थी जो, वो थी रजिया सुल्तान। जी हाँ, प्रथम महिला शासिका दिल्ली की रजिया सुल्तान, और जो है जनता द्वारा चुनी गई थी, याद रख लेना। तो फिर जो है फिर रजिया सुल्तान को बनाया गया। 7 महीने के बाद कौन सा सन आ गया? 1236 से 1240 तक रही रजिया सुल्तान। अब देखो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान रही, 4 साल। अब रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। केवल 7 महीने तक रहा फिरोज रुकनुद्दीन, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं करेंगे। भोगविलास वाला जीवन जीता था, इसलिए जो है दिल्ली की जनता ने खुद स्वयं अपने आप इसको जो है रजिया सुल्तान जो है, इसको जो है, अगर ये इतिहासकार ऐसे कहते हैं रजिया सुल्तान के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है, अगर ये जो है एक पुत्र होता तो ये महान शासकों में इसका नाम आता, दिल्ली के महान शासकों में। जी हाँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये एक पुत्री थी। अब देखो क्या हुआ, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। अब रजिया सुल्तान के बारे में स्टडी कर। रजिया सुल्तान ने शादी किससे की? अल्तुनिया से शादी की रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की शादी हुई अल्तुनिया से। अब देखो, रजिया सुल्तान की शादी हुई अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान की जो है, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का अंत किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्दा प्रथा का अंत किया किसने? रजिया सुल्तान। ये जो है भरी सभा में कुलाह टोपी होती है, अंग्रेजों की तरह टोपी और कोट पहन के आ जाती थी। टोपी का नाम था कुलाह, ब्रैकेट में लिख लेना टोपी। अंग्रेजों की तरह कुलाह टोपी और चोगा कोट
कोट और टोपी पहन के आ जाती थी। कौन? पर्दा प्रथा का अंत किया, खुले मुंह से कुला टोपी और चोगा कोट पहन के आ जाते, टोपी और कोट अंग्रेज पहनते हैं ना, उसी की तरह बिल्कुल खुले मुंह से पर्दा प्रथा का अंत किया था। पर्दा प्रथा का अंत, पर्दा कौन करता? महिलाएं करती, तो इसने पर्दा प्रथा का अंत महिला नहीं किया होगा, तो महिला शासिका कौन थी? पहली दिल्ली की रजिया सुल्तान। इसी ने जो है पर्दा प्रथा का अंत किया था। कुलार टोपी और कोट पहन के आ जाती थी भारी सभा में, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि भाई सुल्तान थी ना ये, इसलिए। आप देखो किया रजिया सुल्तान के बारे में क्या स्टडी किया इसने, जो अल्तुनिया से शादी की, पर्दा प्रथा का अंत क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुलार टोपी और चोगा कोट पहन के आ जाती थी। और लास्ट में जो है रजिया सुल्तान की फिर मृत्यु होगी 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर सन याद रख लेना, डेट याद नहीं रहे तो 1240 को। कहां पे हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसकी मृत्यु हुई थी कैथल, अपना हरियाणा का एक बड़ा ही जाना माना जिला है कैथल, हरियाणा में इसकी मृत्यु डाकुओं द्वारा की गई थी। डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कैथल हरियाणा में की गई थी। बस यही था भाई रजिया सुल्तान के बारे में, एक सेकंड के लिए समाप्त करवा देता हूँ। अल्तुनिया से शादी की, पर्दा प्रथा का अंत किया, कुलार टोपी और चोगा कोट पहन के आता था। थोड़ा रिलेट कराऊं, देखो कुला मतलब कुल्लों के नीचे टोपी को रखते हैं ना जब बैठते हैं, तो ताकि पैंट पीछे से गंदी ना हो, तो इसलिए टोपी को उतार के नीचे कुल्लों के नीचे रखते हैं, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा रिलेट करते, तो कुला टोपी पहन के। और चोग का लिए योग करते समय कोट पहनते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेना, तो चोगा कोट पहन के आ जाए और कुला टोपी पहन के आ जाती थी। 1240 को इसकी मृत्यु होगी। तो इसका कार्यकाल कितना रहा? 1236 से 1240 तक। आई होप इतना रिलेट होगा हुआ, जरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो एक सेकेंड, इसका ऑर्डर मैं आपको लास्ट में याद करवा दूंगा, कोई नहीं, अब थोड़ा सा देखते जाना। दूसरी वाला डस्टर कोई नहीं यार, अब देखो जरा, रजिया सुल्तान रही 1236 से 1240 तक, फिर इसकी डाकू द्वारा मृत्यु कर दी गई कैथल हरियाणा का एक जिला, वहां पर इसकी रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी गई 1240 में। नेक्स्ट देखो, रजिया सुल्तान के बाद आता है इल्तुतमिश का दूसरा, पहला पुत्र तो फिरोज रुकनुद्दीन, 7 महीने राज किया। फिर उसके बाद आई रजिया सुल्तान, जो की जनता द्वारा चुनी गई थी, भारत की प्रथम महिला शासिका, जो की जनता द्वारा चुनी गई, कौन थी? रजिया सुल्तान। और प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी यही थी, महिला मुस्लिम। अब देखो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जो आया इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र, नाम क्या था? बहराम शाह। बहराम शाह 1240 में रजिया सुल्तान जाती रही, हत्या करती गई इसकी डाकू द्वारा। बहराम शाह आया फिर 1240 में, बहराम शाह 2 साल तक राज किया, 1240 से 1242 तक बहराम शाह रहा। 2 साल तक बहराम शाह ने राज किया। केवल एक बात याद रखनी है बहराम शाह के बारे में, और कुछ याद नहीं रखा। कौन सा नंबर का शासक था? चौथा और 5वां और 6ठे नंबर का शासक था, ये तो कोई याद नहीं रखना, गुलाम वंश का। अब देखो बहराम शाह के बारे में केवल एक याद रखनी चीज याद रखनी, बै से बन गया बलबन। आगे बताऊंगा, बलबन गुलाम वंश का आगे शासक था, एक बताऊंगा, बढ़िया था, 20 साल तक राज किया था। देखो है से बन गया हांसी, हांसी हरियाणा में है। रह से बन गया रेवाड़ी, हांसी और रेवाड़ी हरियाणा के जिले हैं। देखो हांसी और रेवाड़ी की जागीर है, देखो बै से बलबन, है से हांसी, और है से हांसी, रह से रेवाड़ी, पहले 3 अक्षर ले लिए। हांसी और रेवाड़ी की जागीर प्रदान कर रखी थी बलबन को, किसने? अब देख ले, हांसी और रेवाड़ी की जागीर, हांसी और रेवाड़ी की जागीर प्रदान कर रखी थी किसने? बहराम शाह ने। जब ये सुल्तान था बहराम शाह, उस समय पर इसने जो है बलबन को हांसी व रेवाड़ी की जागीर, मतलब जमीन जागीर प्रदान कर रखी थी, किसको? बलबन को। रिलेट होगा, बस ये थोड़ा सा याद रख लेना। आप देखो बलबन किसका गुलाम था? बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश था ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम। 4 पीढ़ी होगी ना, देखो देखो। अब देखो नेक्स्ट आया बहराम शाह, तो इतना डेथ हो गई इसकी 1242 में, 1240 से 1242 तक रहा। थोड़ा स्टोरी से रिलेट करके चलना, बढ़िया से याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहराम शाह के बाद आया ना इल्तुतमिश का चौथा पुत्र, इसके बाद नहीं आया, इसके बाद जो फिरोज रुकनुद्दीन का पुत्र आया, जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन सॉरी अलाउद्दीन मसूद शाह, जरा देखते जाना। 4 संतान थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की पहली 3 संतानों ने लगातार राज किया, लेकिन चौथी संतान जो है
फिरोज रुकनुद्दीन की थी, यानी इल्तुतमिश का पोता कह सकते हैं आप। देखो फिरोज रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, इल्तुतमिश का बेटा था फिरोज रुकनुद्दीन। फिर फिरोज रुकनुद्दीन का बेटा है अलाउद्दीन मसूद शाह, उसने राज किया जो है 1242 से 1246 तक, 1242 से 1246 तक ना। इसकी चौथी संतान जो है इसके बाद राज करेगी, किसकी, इल्तुतमिश की चौथी संतान इसके बाद राज करेगी नासिरुद्दीन महमूद। बताऊंगा अलाउद्दीन मसूद शाह, केवल इसका इतना याद रखना, और तो इसका कोई मेजर पॉइंट तो इसका है नहीं। देखो नेक्स्ट है फिर 8वें नंबर पर इल्तुतमिश का चौथा पुत्र आलम मसूद शाह, नासिरुद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, सॉरी नासिरुद्दीन, बाद में ट्रिक बताऊंगा बढ़िया, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। 4 पुत्र थे, अब इसके हो गया 4 संतान थे इल्तुतमिश की। ये इसने जो राज किया 1246 से 66 तक, देखो 20 साल तक राज किया किसने, नासिरुद्दीन महमूद ने। देखो जरा अब देखो इल्तुतमिश की जो है 4 संतान थी। पहला पुत्र था फिरोज रुकनुद्दीन, दूसरी थी पुत्री रजिया सुल्तान, तीसरा था बहराम शाह, चौथा था नासिरुद्दीन महमूद। अब देखो जरा, ये अलाउद्दीन मसूद शाह किसका पुत्र था, फिरोज रुकनुद्दीन का पुत्र था। 1242 से 1246 तक रहा, फिर 1246 में आ गया नासिरुद्दीन महमूद। अब देखो जरा, नासिरुद्दीन महमूद जो है टोपी सीलकर, टोपी ये जो सर में पहनते ना, ये अंग्रेज वाली, ये वाली टोपी सीलकर अपना गुजारा करता था, टोपी सीलकर अपना गुजारा करता था कौन, नासिरुद्दीन महमूद। ये जो है पद पर बैठा था केवल और केवल एक बंदे के कारण, उसका नाम था बलबन। अब ये बलबन कई बार नाम आ रहा है, इसके बाद शासक हुए, ये देख लो जरा, बलबन की वजह से नासिरुद्दीन महमूद जो है पद पर बैठा था केवल और केवल बलबन की वजह से, याद रखना थोड़ा सा, बलबन की वजह से नासिरुद्दीन महमूद जो है पद पर बैठा था। 1240 से 1266 तक रहा। और थोड़ा सा और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में और तो कोई पॉइंट आई होप है नहीं, बस यही था। नासिरुद्दीन महमूद जो बलबन की वजह से गद्दी पर बैठा था, केवल ये याद रखना, टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था नासिरुद्दीन महमूद। अब और देखो नेक्स्ट जरा बलबन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बढ़िया, और कुछ भी नहीं इनके बारे में, केवल ऐबक का था ज्यादातर और इल्तुतमिश का था। अब तो इनका केवल कर्म याद करना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखो नेक्स्ट था जो है नासिरुद्दीन महमूद किसकी वजह से आया था, बलबन की वजह से। तो फिर नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हुई तो फिर खुद बलबन आ गया। तो फिर नेक्स्ट था इसका शासक बलबन, नेक्स्ट शासक था गुलाम वंश का बलबन। बलबन कितने तक रहा, 20 साल तक ये रहा नासिरुद्दीन महमूद, और 20 ही साल तक फिर बलबन रहा, 1266 से 1286 तक रहा बलबन। अब देखो बलबन ने जो है थोड़े से बढ़िया कह सकते हैं, इसने बढ़िया राज किया, खौफ वाला। अब देखो बलबन ने क्या किया, बलबन ने सबसे पहला काम किया तुर्कान ए चिहलगानी, मैंने बैक वीडियो में बताया था, तुर्कान ए चिहलगानी जो है 40 तुर्कों का संगठन था, 40 तुर्कों का संगठन था तुर्कान ए चिहलगानी, जो है किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। ये 40 तुर्कों का संगठन नाम रखा था तुर्कान ए चिहलगानी, उसको जो है तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, किसने, बलबन ने। मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो देख रहे हैं, नहीं पता तो बलबन ने जो है सबसे पहले तुर्कान ए चिहलगानी को खत्म किया। और फिर बलबन ने जो है, देखो बलबन ने एक रक्त, लौह एवं रक्त अपने विद्रोह दुश्मनों के खिलाफ लौह एवं रक्त योजना चलाई थी, मतलब कह सकते हैं इसको कुछ, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी इसने अपने विरोधियों के प्रति, अपने दुश्मनों के प्रति। लौह एवं रक्त मतलब उनको जो लोहा मनवाना और उनका रक्त बहाना, मतलब कि कह सकते हैं केवल एक डिक्टेटर, तानाशाह प्रकार का राजा था बलबन। इसने जो है अपने विद्रोहियों को एवं चित कर दिया था, बिल्कुल कोई विद्रोह करता उसको सीधा मृत्यु के घाट उतार दिया था, इसलिए जो है लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, किसने, बलबन ने। अब देखो बलबन को जो है एक बात याद कैसे करें, देखो रक्त और लोहा, रक्त कौन बहाएगा, जिसके अंदर बल शक्ति हुई वही दूसरे बंदे का रक्त बहाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन ने। अब देखो बलबन ने जो है किसको, नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। अब जो नासिरुद्दीन महमूद ने जो बलबन को एक पद दे रखा था, उलूग खां, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता। और बलबन का वास्तविक नाम भी पूछा जाता, वो लिख लेना, बहाउद्दीन। एग्जाम में आया था एक बार, बहाउद्दीन, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। हाँ, बलबन को जो है नासिरुद्दीन महमूद किसकी वजह से सुल्तान बना था, बलबन की वजह से। फिर जो उसने बलबन को एक विशेष कह सकते हैं अपने
राज दरबार में विशेष स्थान दे रखा था, उसका नाम था उलूग खां। उलूग खां की उपाधि दे रखी थी। बलबन को किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद केवल बलबन की वजह से बना था, ये बात ध्यान रखना, वरना टोपी सिलता था, इसका औकात नहीं थी ये सुल्तान बन जाए केवल बलबन की वजह से। अब उल्लू खां को कैसे याद करें? उल्लू खां में एक सॉन्ग आ रहे हैं, उल्लू उल्लू। अब देखो ये जो बल मतलब शक्ति वाला आदमी, और भाई किसी के राज दरबार में कोई शक्ति वाला बल वाला आदमी जाएगा तो वो बंदा क्या, अब ये उल्लू कहां से आएगा, ये खाने ऐसे कहेंगे तो उल्लू से बन गया उल्लू खा, ऐसे याद करें। तो इसलिए बलबन को जो है नासिरुद्दीन महमूद ने उल्लू खां की उपाधि दे रखी थी। केवल ये था बलबन के बारे में। बलबन ने जो है लौ एवं रक्त की नीति अपनाई अपने विद्रोहियों के खिलाफ। बहाउद्दीन इसका असली नाम था, और तो कुछ पॉइंट है नहीं, आई होप। या हाँ, एक बात और मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाती, देखो अमीर खुसरो और अमीर हसन, देखिएगा जरा इनको नोट कर लीजिएगा, अभी बताता हूँ। दो महान कवि होते हैं अपने इतिहास में, महान कवियों के नाम सूची में उनका नाम आता है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बहाउद्दीन, बलबन का वास्तविक नाम अमीर खुसरो और अमीर हसन। इतिहास में बड़े ही इनका नाम है अमीर खुसरो का और अमीर हसन का। ये कवि थे, किसके राज दरबार में थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है बलबन के राज दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के राज दरबार में कवि थे। याद कैसे करना, अमीर का लिया ना, अमीर, ये अमीर, भाई अमीर कौन रहेगा? जो जिसमें बल है, शक्ति है, वही तो अमीर रहेगा ना। गरीबों का पैसा छीन लेगा, जैसे वो जो कमजोर है उनका पैसा छीन, तो अमीर कौन रहेगा? जिसके पास बल। तो ऐसे याद कर रहे, अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके राज दरबार में कवि थे? बलबन के राज दरबार में कवि थे। केवल ये याद रखना। 1266 से बाई कालिकाल, थोड़ा स्टोरी से ऊपर से याद करके लाना, अपने आप याद हो जाएगा। देखो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहे, उसके बाद आया ये फिरोज रुकनुद्दीन, केवल 7 महीने तक रहा, वही साल रहा, 1236 सन रहा। फिर 1236 से 1240 तक 4 साल चली रजिया सुल्तान। फिर बहराम शाह आया 2 साल के लिए 42 तक। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह उल्टे 4 साल के लिए। फिर उसके बाद तो दोनों ने जो है 20-20 साल तक राज किया। नासिरुद्दीन महमूद ने 20 साल, 66 जोड़ दो, 46 में 20 जोड़ दो, 66 आया। फिर बलबन ने 20 साल किया, 66 से 86। फिर उसके बाद अभी बताता हूँ, ये नोट करो जल्दी से। अब देखो जरा, बलबन के बाद आया अपना गुलाम वंश का नेक्स्ट शासक था कैकुबाद, 10वां शासक था कैकुबाद। अब देखो जरा, ये कैकुबाद जो है मात्र 4 साल राज किया। 1290 में तो भाई साहब गुलाम वंश खत्म ही हो गया था। मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है गुलाम वंश का अंत कर दिया। गुलाम वंश के आखिरी शासक शमशुद्दीन कैमूर्स को मार के, अभी बताऊंगा। देखो कैकुबाद आया, 10वां शासक किसका था? गुलाम वंश का 10वां शासक कैकुबाद। कितने से कितने तक? 1286 से 1290 तक राज किया। किसने? कैकुबाद ने इतना। फिर कैकुबाद का नेक्स्ट आखिरी शासक, गुलाम वंश का आखिरी शासक और कैकुबाद का पुत्र था, नाम क्या था? शमशुद्दीन क्यूमर्स 21 से लगा लेना। शमशुद्दीन क्यूमर्स जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था, इसने मात्र जो है 4 महीने तक राज किया। अब थोड़ा सा डेट इंपोर्टेंट हो जाती है आखिरी शासक के लिए, शमशुद्दीन कैमूर्स के लिए। ये जो है 1 फरवरी 1290 को सिंहासन पर बैठा था। 1 फरवरी, याद रखो, 1 फरवरी 1290 को सिंहासन पर बैठा। 1 फरवरी 1290 को जो कैकुबाद की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका पुत्र शमशुद्दीन कैमूर्स 1 फरवरी 1290 को सिंहासन पर बैठा, मात्र 4 महीने तक रहा। 4 महीने जोड़ो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीना आ गया। और जून महीने की 13 तारीख को, थोड़ा सा याद करना, जून महीने की 13 जून 1290 को शमशुद्दीन कैमूर्स, गुलाम वंश का आखिरी शासक, और गुलाम वंश इस दिन खत्म हो गया 13 जून 1290 को। उस दिन जो है एक खिलजी वंश का बड़ा ही कह सकते हैं नामी खामी राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी। 13 जून 1290 को शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और अपना नया खिलजी वंश चलाया। उसके बाद खिलजी वंश बढ़ता गया, गुलाम वंश हो गया खत्म। ये था केवल गुलाम वंश की कहानी।
1 सेकंड के लिए रिवीजन से पहले आपको कर्म याद करवा देता हूँ। देखो अब जरा कर्म की ट्रिक दो। सबसे पहला गुलाम वंश का पहला शासक, अब देखो जरा मेरे तरफ देखो। सबसे पहले गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद था आराम शाह, उसके बाद था इल्तुतमिश। देखो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे रिलेट कर, कुतुब मीनार, कुतुब आ रहा है ना, तो साउंड आ रही है ना, कुतुब मीनार। देखो कुतुब मीनार में जो आराम करती थी या फिर आराम कर रही थी, बोलो कुछ भी बोलो, आराम लेना है। आराम शाह दूसरा था ना गुलाम वंश का, ऐसा था, तो इसलिए कुतुब मीनार में आराम करती थी कौन, मिस फिरोज रजिया सुल्तान। मिस क्यों लगाया, क्योंकि किसी भी जो है बड़ा वृद्ध आदमी होता है उसके जो है एक पर्सन होता है उसके आगे मिस्टर लगाते हैं, लेकिन जो एक फीमेल होती है उसके आगे मिस लगाते हैं, तो इसलिए रजिया सुल्तान फीमेल थी ना, तो इसलिए मिस लगाया, मिस रजिया सुल्तान। देखो कुतुब मीनार में आराम करती थी कौन, मिस रजिया सुल्तान, लेकिन आपको मिस रजिया सुल्तान याद नहीं रखना, मिस उसके बीच में एक वर्ड लगा देना, फिरोज रजिया सुल्तान, कुछ नहीं। देखो कुतुब मीनार में आराम करती थी कौन, मिस रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान नहीं खाली बीच में फिरोज आए, आपको याद रहेगा, मिस फिरोज रजिया सुल्तान आराम करती थी, मिस फिरोज सुल्तान रजिया सुल्तान। अब भाई कोई बंदा आराम कर रहा तो वो किसको याद करता है, बिल्कुल से राम को याद करता है, भगवान को राम को याद करता है, तो इसलिए राम का शुक्र याद करता है, करते ना भाई, जो ओम जय श्री राम ऐसे बोलते ना लेटते समय, थोड़ा सा लेट कर लें, तो फिर कोई बंदा लेटता तो किसको याद करता है, आराम करता तो किसको, राम को याद करता है। वो क्या कहता है, हे भगवान इस सोनू सूद को, हे राम इस सोनू सूद को, सोनू सूद जो है एक सोशल जो इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं, मदद करते हैं गरीब लोगों को, इस सोनू सूद पता होगा आपको। हे राम इस सोनू सूद की कभी भी नाश मत करना, कहते हैं ना उजाड़ हो, नाश मत करना, इसको हमेशा पैसा और बल देना, ताकि ये जो है हम जैसे गरीबों का जीवन आबाद कर सके। कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का लिया कुतुब मीनार में नेक्स्ट था आराम शाह, कुतुब मीनार में आराम करती कौन, मिस से बन गया इल्तुतमिश, मिस फिरोज से बन गया फिरोज रुकनुद्दीन फिरोज आ गया, मिस फिरोज रजिया से बन गया रजिया सुल्तान, मिस फिरोज रजिया सुल्तान कुतुब मीनार में आराम करती थी, मिस फिरोज रजिया सुल्तान। और कोई आराम कर तो क्या करता, राम से बन गया बहराम शाह, हे राम सोनू सूद किसमें आ रहा है, मसूद में केवल सूद आ रहा है, इस सोनू सूद का सूद से बन गया अलाउद्दीन मसूद शाह। भाई मेरे को केवल इसी ट्रिक से याद है, आपको भी इसी से याद होगा, थोड़ा बिलीव रखो। देखो अलाउद्दीन सोनू सूद का कभी नाश मत करना, नाश से बन गया नासिरुद्दीन महमूद, इस सोनू सूद का कभी नाश मत करना, इसको हमेशा पैसा मतलब धन, पैसा और बल यानी शक्ति देना, पैसा और शक्ति देना, धन दौलत देना, ताकि हम जैसे गरीबों का जीवन आबाद कर सके। एक कहता बर्बाद का उल्टा होता आबाद, हम जैसे गरीबों का जीवन आबाद कर सके, आबाद से बन गया पैकूबाद, ताकि ये हम जैसे गरीबों का जीवन आबाद कर सके, बस यही थी ट्रिक। देखो कुतुब मीनार में आराम करते थे कौन, फिरोज रजिया सुल्तान, और फिर कोई आराम करता तो क्या कहता है, राम इस सोनू सूद का जीवन कभी, इस सोनू सूद का कभी भी नाश मत करना, इसको हमेशा पैसा और धन बल यानी शक्ति देना, ताकि हम जैसे गरीबों का जीवन आबाद कर सके, आबाद से होंगे और लास्ट था की उम्र से, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे की उम्र से, वैसे याद रहेगा, बता याद कर लेना, अदरवाइज लास्ट शासक था गुलाम वंश का की उम्र से। भाई ट्रिक से बेनिफिट हो रहा हो तो याद कर लेना, अदरवाइज नो टेंशन, अपने आप ही याद कर सकें। केवल यही था भाई, गुलाम वंश में और कुछ था ही नहीं, थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, एक पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था इल्तुतमिश के बारे में, और ऐबक मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है इनके बारे में, और एक रजिया सुल्तान भी इंपोर्टेंट रहती है, वो मैंने आपको बताया था, और एक बहराम शाह और एक बलबन, ये जो है थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, केवल यही मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, और किसी को चाहो तो स्किप भी कर दे। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।